हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय वीडियो चैनल वीके क्लासेज में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने साइंस 10th के चैप्टर के बारे में, और जिसका नाम था दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जो है वो अम्ल और क्षार के बारे में जो है वो पढ़ा था। और अम्ल और क्षार के बारे में जो हमने दो संकल्पना यानी दो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए थे। एक तो था आर्यनिस की जो है वो संकल्पना, और सेकंड हमने जो पढ़ा था वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की संकल्पना। एक बार जरा वापस पीछे की ओर जाते हुए हम ध्यान देते हैं कि भाई आर्यनिस संकल्पना क्या थी। तो देखिए, आर्यनिस संकल्पना में जो है वो अम्ल के लिए क्या कहा था, तो अम्ल क्या देते हैं, H+ देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षार के बारे में क्या कहा था, क्षार के बारे में कहा था कि ये क्या करते हैं, OH ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं, OH ऋणायन। ये किसने कहा था, ये कहा था आर्यनियस ने। ठीक है, बात समझ गए होंगे। फिर दूसरी हमने जो वहाँ बात की थी वो थी अपनी ब्रॉन्स्टेड लॉरी की। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या था कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी में आप जो है वो बताया था अम्ल कौन होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षार क्या थे, क्षार वे थे जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या कहा था, क्षार कहा था। ये किसने कहा था, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा था। ठीक है, तो ये जो दो संकल्पना है वो हमने कंप्लीट कर दी थी, और आप समझ गए होंगे कि आर्यनियस ने और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा था। अब तीसरी जो संकल्पना है बच्चों, वह है लुईज संकल्पना। अम्ल और क्षार की लुईज संकल्पना। कौन सी, लुईज। अम्ल तथा क्षार की लुईज संकल्पना। अम्ल और क्षार की लुईज संकल्पना क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा था, लुईज ने ये कहा था कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, संख्या। यानी जब दो संख्या में दो होते तो वो एक पेयर कहलाता है, एक जोड़ा कहलाता है, एक युग्म कहलाता है। ठीक है, तो अम्ल के लिए क्या कहा, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो लुईस ने कहा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इसी प्रकार क्षार के बारे में अगर बात करें कि क्षार क्या होते हैं, तो क्षार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो लुईस ने कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, त्यागते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको तो कहते हैं ग्राही। क्या कहते हैं, ग्राही यानी लेने वाला। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें कहते हैं दाता। दाता मतलब डोनर यानी देने वाला। समझ गए ना। तो बहुत ही सिंपल सी जो है वो संकल्पना है, आप समझ गए होंगे कि अम्ल तथा क्षार की लुईज संकल्पना क्या कहती है। तो लुईज ये कहते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, तथा क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माना कि ये एक ए से एसिड मान लेते हैं और बी से बेस मानते हैं, यानी इसको हम अम्ल मान ले, इसको हम क्षार मान ले।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म होता क्या है, मतलब कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो बंध बनाने के बाद में भी उनके पास में जो है परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे रहते हैं, वो जोड़े के रूप में बचे रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे माना कि इस शाह के पास में एक इलेक्ट्रॉन बिंदु पड़ा है, ये जो बिंदु बना है वो क्या है, ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। तो ये जो जोड़ा है वो कौन ले लेता है, ये अपना साझा इसके साथ कर लेता है, यानी अम्ल के साथ कर लेता है। तो अम्ल जब इसको ले लेता है तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड जो है तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, और उस बॉन्ड को यहाँ पे कहते हैं उप सह संयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। तो इस दौरान इन दोनों के बीच में एक बंध बनेगा, वह उप सह संयोजक बंध कहलाएगा। तो यहाँ पे देने वाला, अब देखिए ये जो तीर का निशान बना है, ये तीर का निशान यहाँ पे बॉन्ड को बता रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको कौन से बॉन्ड को बता रहा है, उप सह संयोजक बंध, जो हमने 9th क्लास के अंदर भी इसको पढ़ रखा था, आपको याद आ रहा है तो इसने दिया है, तो जो देता है वहां से जो है वो किधर की ओर तीर जाता है, जो लेने वाला है उधर की ओर। अब जरा इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण जो मैं ले रहा हूँ, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बोरॉन जो है वो फ्लोरीन के 3 परमाणुओं के साथ में साझा करके अपना बंध पूरा करता है। तो इसकी अभिक्रिया, ये क्रिया कर लेता है अमोनिया के साथ, ये अमोनिया, ठीक है, ध्यान देना, अमोनिया क्रिया करना मतलब ये इसको देगा। तो अमोनिया में आप देखते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा है, इसका मतलब बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपने बोरॉन के पास, ये पूरा युग्म आएगा, तो ये बन जाएगा आपका F3b, और इनके बीच में जो बंध बनेगा वो इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा NH3। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड जो है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्म है, और ये केवल इलेक्ट्रॉन युग्म दिया किसने है, ये केवल नाइट्रोजन ने दिया है। किसने दिया है, नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन ने किसको दिया, बोरॉन को दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो जाता है, साझा हो जाता है, ठीक है, साझा, इसलिए इसको उप सह संयोजक बंध। और यहाँ पे उप संयोजक क्यों, क्योंकि देने वाला तो एक ही है, लेकिन अधिकार दोनों का यहाँ पे है। जरा ध्यान से इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए बोरॉन का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, यहाँ पे देखिए बोरॉन, ध्यान दीजिए, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 2 और 3 होता है। और जो फ्लोरीन है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 7 होता है। जरा ध्यान दीजिए, ये संयोजकता आप इलेक्ट्रॉन विन्यास, और यहाँ पे आप समझते रहना। तो यहाँ इसके बाहर वाले कोष में, बोरॉन के बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और होने चाहिए 8, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 5, कितने कम पड़ रहे हैं, 5 कम पड़ रहे हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोरीन के बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 होने के लिए 1 कम पड़ रहा है। इसका मतलब ये बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो फ्लोरीन के भी 3 परमाणु है, तो एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 दिया, इसने भी 1 दिया, और इसने भी 1 दिया। जब यहाँ से 7 में से 1 जो है साझे हो गया, तो पीछे कितने रहे, 6 रहे सबके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बोरॉन के पास में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, देख लो, 2 4 6 नहीं हुआ, साझा हो गया, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये नाइट्रोजन, अमोनिया, तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में ये देखिए NH3, तो आप ध्यान दीजिए कि जो नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 और 5। फिर क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन के बाहर वाले कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े, यानी 3 की कमी हो रही है 8 होने के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 3 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के साथ में साझा करते हैं,
बदले में नाइट्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस 5 इलेक्ट्रॉन में से साझा कर लेता है। तो जब इसमें से 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन साझे में गए तो पीछे कितने रहे? अब देखिए ये यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो पड़ा है वो यू का यू किसको जाएगा? बोरॉन को जाएगा। जब बोरॉन को ये इलेक्ट्रॉन युग्म जाएगा तो आप समझते होंगे इस बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया और ये हो गया नाइट्रोजन। बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा। ये देखिए, सॉरी H, ये भी H, ये भी H। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके, ये हो गए। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस नाइट्रोजन के भी कितने हो गए? ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इन फ्लोरीन के भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन के अपने बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, उधर 2 हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बोरॉन के जो 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे ना 8 होने में, तो किसने दिए? नाइट्रोजन ने दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में साझा हो गया है। और साझा मतलब दिया तो केवल नाइट्रोजन ने है, इलेक्ट्रॉन युग्म दिया किसने? केवल नाइट्रोजन ने, लेकिन अधिकार किनका हो गया? दोनों का हो गया। दोनों ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन को अपने कोष में क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार का जो बंध बनता है उस बंध को कहते हैं उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं आपको और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर सकूँ। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या होते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। देखिए, और यहाँ से प्रश्न, इन दोनों में से प्रश्न अभी जो बताने जा रहा हूँ वहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपके जो है वो बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और ये हमको याद रखना है कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। देखिए लुईस अम्ल, अब पहली बात तो अम्ल क्या होते हैं। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर। अच्छा भाई साहब, ये ग्रहण क्यों करते हैं? अभी ग्रहण क्यों करते हैं? लेगा कौन, मांगेगा कौन? जिसके पास में कमी है। सीधी सी बात है, जिसके पास में कमी होगी वही तो मांगेगा, जिसके पास में कम है वही तो किसी से उधार लेगा या मांग कर रखेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं या वे यौगिक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, यानी अष्टक अपूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, या जो धनायन होते हैं। कौन होते हैं? धनायन। तो वे यौगिक जो धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज रखने वाले होते हैं उनकी बात करते हैं। तो वे यौगिक जो धन आयन अष्टक अपूर्ण, अब आपको भी अष्टक अपूर्ण क्या है, तो अभी मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया बोरॉन वाला। तो बोरॉन के बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 रहते, और जो है फ्लोरीन के 3 परमाणु के साथ में साझा किया तो 6 हुए ना, पीछे 2 कम पड़ रहे, तो ये अष्टक अपूर्ण हो गया। ठीक है, तो अष्टक अपूर्ण या इलेक्ट्रॉन कमी वाले। ठीक है, तो लुईस अम्ल क्या करेंगे? वे यौगिक जो धन आयन हो, जो अष्टक अपूर्ण हो या इलेक्ट्रॉन कमी वाले हो, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे लुईस अम्ल। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि कौन धनायन कौन। जैसे अगर मैं बात करूं Na+, ये देखिए Na+, तो ये Na+ क्या है? कौन सी श्रेणी में, यानी ये जो सोडियम धनायन है वो किस में आएगा? ये अम्ल के अंदर आएगा। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम Mg+। देखिए मैं यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल केवल आपकी किताब में से ही दे रहा हूँ। और एक बात आप जो है वो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो किताब के अंदर से ही है, और आपको किताब के बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं।
जो हमारे सामने जो हमको किताब दे रखी है उस किताब में से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपको बाहर से कोई नहीं बताऊं, मैं जितना आपको जो किताब में है वही बताने जाऊं, और एक्स्ट्रा जो होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें, इसको आपको केवल याद रखना है, इसको आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा आपको बताने जाऊँ तो आप वो भी पढ़ोगे और हो सकता है वो आएगा ही नहीं। पहली बात तो जो मैं किताब के बाहर से आपको जो बताऊंगा वो आपकी जो है वो एग्जाम में आपको पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो हमारी जो है बुक के अंदर हमको दे रखा है, ठीक है। तो सोडियम सोडियम धन आयन हुआ, मैग्नीशियम +2 आयन हो गया। अब देखिए और क्या क्या इलेक्ट्रॉन अष्टक अपूर्ण, तो अष्टक अपूर्ण अभी हमने ये उदाहरण लिया था BF3 वाला, तो ये भी है अष्टक अपूर्ण बोरॉन ट्राइक्लोराइड। इसी प्रकार अगर बात करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, ठीक है। इसी प्रकार आयरन क्लोराइड है FeCl2 है, ठीक है। BeCl2 है, BeCl2 है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण आ रहे हैं वो आपके किसके आ रहे हैं? लुईस अम्ल के आ रहे हैं। तो बताइए लुईस अम्ल क्या हुए? तो लुईस अम्ल वे यौगिक जो धनायन होते हैं, जिनमें धनायन होता है या अष्टक अपूर्ण होता है या इलेक्ट्रॉन कमी वाले होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ लुईस क्षार के बारे में, लुईस क्षार के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसके विपरीत क्या होगा? लुईस क्षार। तो लुईस क्षार क्या होंगे? इसके विपरीत ही है, ऑपोजिट है। तो हम समझ गए होंगे कि लुईस क्षार क्या है। तो देखिए लुईस क्षार, लुईस क्षार, तो लुईस क्षार क्या है? वे यौगिक, वे यौगिक, ठीक है, जो क्या हो, इसका विपरीत बताओ, जो ऋणायन, ठीक है, अष्टकपूर्ण हो यानी या अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले हो, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले, यानी ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले हो, वो सब क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार कहलाएंगे। अब देखिए तो ऋणायन की बात की, तो बच्चों देखिए जैसे क्लोराइड Cl-, यहाँ पे ये ऋणायन क्या है? ये ऋणायन ये है कि इस क्लोरीन के पास में जो इसके उदासीन परमाणु के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे भी एक अधिक है, एक क्या है? अधिक है। ऋणायन हमेशा इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इसी प्रकार ब्रोमाइड, इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अपने H2O जल, तो जल में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। इसी प्रकार एक और बताया था अमोनिया NH3, तो अमोनिया के पास में भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा होता है। तो ये सारे के सारे आपके जो आते हैं वो किस में आते हैं? वो लुईस क्षार के अंदर आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो है लुईस अम्ल और लुईस क्षार जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आए गए होंगे। चलते हैं हम आगे बात करते हैं। देखिए ये 3 संकल्पना हमको अपने बुक के अंदर दी गई थी, एक बार वापस बता देते हैं। हमें अपनी किताब के अंदर 3 संकल्पना बताई गई हैं अम्ल और क्षार के लिए। पहली थी आर्हेनियस वाली, दूसरी थी अपने ब्रांस्टेड लोरी वाली, और थर्ड जो हमने पढ़ी है वो है लुईस संकल्पना है। ये तीनों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे, हम बात करने वाले हैं अभी कि अम्ल और क्षार के क्या गुण होते हैं। अम्ल और क्षार के क्या गुण होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार के क्या क्या गुण होते हैं। तो हम एक एक गुण की बात करेंगे और समझते जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, देखिए अम्ल के गुण में सबसे पहला गुण क्या आता है कि अम्ल, हमने बात की थी पहले ही। देखिए अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, पता ही है। तो चलते हैं, देख लीजिए पहला स्वाद में क्या? स्वाद में खट्टे। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है।
और उसके बाद में दूसरा अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। तीसरा और देखिए, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। आपको भी ये संक्षारक क्या है, संक्षारक का मतलब होता है कि जब अम्ल किसी धातु के या अन्य किसी पदार्थों के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, खुरचने लगता है, यानी उसको तोड़ने लगता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे उसको जब खुरचने लगे, उसको तोड़ने, तो उसकी उस पदार्थ की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा। जैसे लोहे पे जंग लगता है कि नहीं लगता है, तो जंग लगने पर वो लोहा धीरे 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 क्या होता है, टूटने लगता है। ठीक इसी प्रकार अम्ल भी जो है वो धातुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। जैसे अगर हमारे मुंह की बात करें तो मुंह में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे दांतों को भी क्या करता है, धीरे धीरे खुरचने लगता है, उसको तोड़ने लगता है। ठीक है, तो वो कहलाता है संक्षार। तो ये संक्षार प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार अगला अगर मैं बात करूं कि अम्ल धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस देता है या बनाता है। बहुत ही अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे हम एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ वही बात करूंगा। तो देखिए, जैसे अम्ल है और अम्ल किसके साथ क्रिया करता है, धातु के साथ, मेटल के साथ। तो ये क्रिया कर क्या देता है, एक तो देता है लवण और दूसरा बनाता है अपना हाइड्रोजन गैस, यानी H2। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण क्या है, अम्ल हम यहाँ पे लेते हैं H2SO4, कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और इस सल्फ्यूरिक एसिड के जगह हम धातु हम लेते हैं जिंक का टुकड़ा Zn। ठीक है, तो जब H2SO4 यानी अम्ल जो है वो जिंक के टुकड़े के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ZnSO4। मतलब यहाँ से ये जो H2 है, इस H2 को जिंक क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह Zn आ जाता है। तो ZnSO4 प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। देखिए आपको ये तीर का निशान क्यों बना है सर, तो तीर का निशान हमेशा बच्चों क्या दिखाता है, जब भी अभिक्रिया के अंदर गैस बनती है तो उस गैस को दिखाने के लिए तीर यानी एरो जो है वो ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस, और इसको जो कहा गया है वो क्या है, जिंक सल्फेट। क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एक इसका डायग्राम भी है, एक इसको किताब में आपके जो है वो चित्र से बताया गया, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या करना, एक बड़ा सा जो है वो परत मैंने, बड़ी वाली परत मैंने लेनी है। ठीक है, इस बड़ी वाली परत मैंने को हमें क्या करना, स्टैंड की सहायता से अच्छे से व्यवस्थित कर लेना है। ये इसको स्टैंड के साथ में हमने व्यवस्थित कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस बड़े वाले बीकर के अंदर हमें क्या करना है, एक तो लेना है जिंक, ये माना जिंक है Zn। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, ये पूरा सा जो है वो व्यवस्थित होगा और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, ये हमने डाल दिया अम्ल, और वो अम्ल क्या है, H2SO4। उसके बाद में एक निकास नली लेनी है जो हमें इस परत नली के अंदर व्यवस्थित करनी है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा टब लेना है, पात्र लेना है
इस प्रकार बाहर आएगी। ठीक है, और इसके अंदर हमने साबुन का विलयन मिला दिया। क्या है? साबुन का विलयन। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया है, ऊपर से कॉर्क से पूरा का पूरा बंद कर दिया ताकि ये गैस जो है वो किस में जाए, केवल निकास नली से ही बाहर निकले। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में अभी क्या करेंगे, तो यहाँ से जो गैस निकलेगी वो गैस निकलती 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 इस निकास नली से होती हुई ऊपर की उठेगी। और अगर बच्चों हम यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती ले आए, एक जलती हुई मोमबत्ती ले आए, तो ये जो गैस आ रही है, ये हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती आग के संपर्क आने पर एक ध्वनि उत्पन्न करेगी, जिस ध्वनि को कहेंगे फट 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 ऐसी आवाज निकलेगी, जिसको पॉप ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉप की ध्वनि भी कहते हैं। तो ये जो ध्वनि यहाँ पे निकलती है वो किस गैस को दर्शाती है? हाइड्रोजन गैस को दर्शाती है। तो ये आपकी चित्र आपको समझना है। ठीक है, तो ये हो गया कि अम्ल धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देता है? अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया कर जो है वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 4 गुण तो हो गए, 5वां गुण देखिए, अम्ल। अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या? लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको भी समझिए, इसका अगर अम्ल माना कि अम्ल, और अम्ल किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु ऑक्साइड जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो जो बनने वाला यौगिक होता है वो धातु ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है ना, तो धातु ऑक्साइड, अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एक तो लवण बनाता है और दूसरा जल बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हम धातु ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया करते हैं। अम्ल लेते हैं, जैसे मैं अम्ल लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक। और धातु ऑक्साइड ले लेता हूँ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो यहाँ से कॉपर है, ये कॉपर आपके आ जाएगा Cu के साथ में। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा आपके CuCl2 प्लस H2O, यानी ऑक्सीजन इस H के साथ जुड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसको संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्लोरीन 2 बने, हाइड्रोजन 2 बने, तो इस पूरे के आके यानी HCl के आके 2 लिखना है। ठीक है, तो ये जो बना है लवण, ये लवण कौन सा है? इसको नाम देते हैं कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और वो हो गया जल। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो कॉपर क्लोराइड बना है, इस कॉपर क्लोराइड के अंतर्गत अगर हम ये लाल लिटमस ले जाते हैं, ठीक है ना, ये जो विलयन बना है कॉपर क्लोराइड का, तो इस कॉपर क्लोराइड के अंदर अगर हम क्या करते हैं, लाल लिटमस ले जाते हैं, तो वो लाल से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। याद रखना है, धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के? धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति। याद रखना है, धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। ओके, तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम अम्ल के गुण पढ़े थे, अभी हमने 5 गुण पढ़ लिए हैं, अभी कुछ गुण और हैं तो वो भी देखते हैं। बच्चों जरा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ बातें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी उंगलियों से टाइप करके मुझे ज़रूर भेजिएगा, और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने साथी गणों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने के लिए प्रेरित करिए। मेरा पूरा मकसद यही है कि आप लोगों को इस विपरीत परिस्थितियों में
जो है मेरी ओर से कुछ अच्छी से अच्छी जो है वो कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। और साथ ही साथ जो और भी बच्चे जो कोई अन्य तैयारियां कर रहे हैं, भले वो CBSE वाले हो या और भी कोई अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, हमने 5 गुण पढ़ लिए थे। अगला गुण देखते हैं, छठा गुण। छठा गुण ये है कि अम्ल, जब अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो वो आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, तो उस आयन के कारण भी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। इसका मतलब अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान रखना है, अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है, और अगर उस शुद्ध जल में अगर हम नींबू की या और किसी अम्ल की कुछ मात्रा डाल दें, उस रस की यानी अम्ल की मात्रा डाल दे, तो वो विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में एक और गुण देखिए, सातवां, कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर, अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। और इस अभिक्रिया को हमने पहले भी बात की है, उदासीनीकरण। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये काम यहाँ तक कंप्लीट। अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो एक बार इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और कुछ अगर कमी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसमें सुधार कर सके। देखिए, अम्ल और क्षार, जैसे अम्ल HCl और क्षार कौन, NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो NaCl प्लस क्या रह जाएगा, H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।